जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे डे 40। ठीक है, हम लोगों ने 39 तक के वीडियो को देख लिया है और आज आपका है ये डे 40। ठीक है, और ये भी इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। उसके बाद आपका हो सके तो लास्ट चैप्टर कल आएगा, यानी कि डे 41 तक ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कारकों के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है? आंसर हो जाएगा इनमें से केवल 4 कारक हैं। पहला गलत है, यानी कि बाकी सब सही है। यानी कि निवेश में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, जीडीपी वृद्धि और निर्यात में वृद्धि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना होता है। उसके बाद आप मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करेंगे। उसके बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, या बगल में आप ऊपर 3 आइकन पर क्लिक करके बगल में जाएंगे तो उसमें आपको फाइल दिखेगा। तो फाइल में बहुत सारे आपको पीडीएफ दिए गए हैं और सबका नंबरिंग कर दिया गया है, यानी कि डे 39 40 ऐसे करके, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा किसी भी आपको यूट्यूब वीडियो के किसी भी नीचे, में आपको तुरंत रिप्लाई करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनों को मुद्रास्फीति से लाभ होगा? आंसर हो जाएगा इनमें दिएगा इनमें से केवल एक व्यक्ति को, वो है आपका बॉन्ड जारीकर्ता को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मुद्रास्फीति मुद्रा के मुकाबले स्थानीय मुद्रा के मूल्य को कमजोर करती है। यही केवल आपका सत्य दिया गया है, इसमें केवल यही आपका सत्य है। पूछा गया था कौन सही है, तो पहला वाला आपका सत्य दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि CFPI जारी करता है? आंसर हो जाएगा आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSO। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य दिए गए, यानी कि इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है और इसका आधार वर्ष क्या है, तो 2016 इसका आधार वर्ष दिया गया है। 6 क्वेश्चन नंबर, थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में भार यानी कि कम वजन से अधिक वजन में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा पहले आप हो जाएगा ईंधन और शक्ति, यानी कि पहला हो जाएगा आपका ये वाला। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा प्राथमिक सामान, ये 2 हो जाएगा, और विनिर्माण उत्पाद हो जाएगा आपका तीसरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कीमतों के समान स्तर में वृद्धि निम्नलिखित कारणों के कारण हो सकती है। आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, समग्र उत्पादन स्तर में कमी और मांग में वृद्धि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ जुड़ता है? आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 9, यानी कि डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति का सबसे उचित वर्णन क्या है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर पर में निरंतर गिरावट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब कोई आर्थिक व्यवस्था मुद्रास्फीति के दबाव से गुजर रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपको करना है प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। कौन सा विकल्प प्रभाव में सबसे अधिक महंगाई पैदा करने वाला होगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का निर्माण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग मांग पुल मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकती है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 दिया गया है। 1, 2 और 4 यानी कि विस्तार कार्य नीतियाँ हो जाएगा, राजकोषीय प्रोत्साहन हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 यानी कि उच्च क्रय शक्ति दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। कौन सा विकल्प प्रभाव में सबसे अधिक महंगाई पैदा करने वाला होगा? आंसर हो जाएगा बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का निर्माण करने के लिए। आगे चलते हैं 14 नंबर। महंगाई की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के रूप में श्रेय दिया जाता है। आधार प्रभाव क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह पिछले वर्ष के मूल्य स्तर का प्रभाव है जो महंगाई की दर की गणना में होता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 है, सही कथन आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा पहला है जो आपका सही है, यानी कि मुद्रास्फीति उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है, यह आपका सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा लेबर ब्यूरो के द्वारा, यानी कि श्रम ब्यूरो के द्वारा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सूचकांक यानी कि इंडेक्सन की एक विधि है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मजदूरी प्रतिफल का निर्धारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको बताना है सही कथन। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि सॉरी, इसमें पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा वाला आपका गलत दिया गया है। देख लीजिए क्या सही है।
तो CPI में खाद्य पदार्थों का भार थोक के मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक है, सही है। आगे है WPI यानी कि सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को नहीं पकड़ता, जबकि CPI ऐसा करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 19 की ओर। 19 है, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने के लिए किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि हो जाएगा गेहूं, चावल और चीनी। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आपका IIP के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम भार किससे दिया जाता है, किससे दिया गया है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा 21, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में किसे सबसे अधिक भार दिया गया है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि विद्युत उत्पादन को। आगे चलते हैं 22, 8 मुख्य उद्योगों में से कौन से हैं बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा चारों, यानी कि सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद। पाँचवा को छोड़ के, वस्त्र को छोड़ के बाकी सारे सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति का कारण बनती है? आंसर हो जाएगा समग्र मांग में तेजी वृद्धि को आपूर्ति से अधिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सरकार द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बचत और निश्चित जमा पर ब्याज की दर बढ़ाना। 25, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति। आगे चलते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आवृत्तिक संकेतक है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिजली की खपत, IIP सामान्य सूचकांक, 10 वर्षीय GSEC यील्ड, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख लीजिए। आगे चलते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन आपका मुद्रा के अवमूल्यन मूल्यह्रास के प्रभाव में कौन सा है? आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, चलिए इसको छोड़ते हैं फिलहाल। आगे चलते हैं 28 की ओर। 28 देखते हैं, भारत में 2021-22 के दौरान थोक मूल्य मुद्रास्फीति किस कारण से बढ़ी है? आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और उच्च माल भाड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 29 की ओर। 29 है, सही कथन खोजना है, कोई भी इसमें सही नहीं है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से कितने उदाहरण उच्च आवृत्ति संकेतों को के हैं? आंसर हो जाएगा इनमें से केवल 3, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सेंसेक्स में दैनिक उतार चढ़ाव और बंदरगाहों पर मालवाहक जहाजों के दैनिक आगमन और प्रति माह UPI लेन देन की संख्या। आगे चलते हैं 31 की ओर। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि हाँ है, व्यापारी बिल और जमाना प्रमाण पत्र जैसे ऋण साधनों के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन 32 है, TRADS एक तंत्र है जिसके माध्यम से, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि MSME बिना चुकाए गए चालानों को गिरवी रखकर अल्पकालिक ऋण लेती है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। आगे है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड यानी कि CSF RBI के अंदर है, जहां आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य सरकारों के ऋण चुकाने के लिए एक बफर राशि। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंसोल बॉन्ड एक अमान्य बॉन्ड का, एक मिनट, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या सत्य है क्या झूठ है? तो ए सत्य है लेकिन आर झूठ है, तो जो सत्य उसे जान लीजिए आप। कंसोल बॉन्ड एक अमान्य बॉन्ड का उदाहरण है, बस केवल आपका यही सही, ये वाला आपका गलत दिया गया है। आगे चलते हैं 35 की ओर। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की कीमत एक दूसरे से संबंधित है, कैसे? आंसर हो जाएगा उल्टे रूप से, आंसर हो जाएगा उल्टे रूप से। आगे चलते हैं 36 की ओर। नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि हाइब्रिड बॉन्ड को शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पांडा बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा दिए में से कोई भी कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं 38 की ओर। 38 है, हरी और नीली बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी 3 जो है आपका गलत दिए गए। आगे चलते हैं इसको छोड़ के, आगे चलते हैं 39 की ओर। फोर्स दिया गया है, फोर्स मेज्यूर एक शब्द है जो डैश में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, एक सेकंड, 39 इसका आंसर आपका यहाँ पर वो पढ़ना पड़ेगा। दिया गया परिभाषा, फोर्स मौजूद शब्द एक घटना का या प्रभाव को संदर्भित करता है जिसे पूर्वानुमान या नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इसका आंसर तो नहीं दिया गया है, एक सेकंड,
मुझे लगता है इसका आंसर यहाँ पे है कि अर्थ यहाँ पे फ्रेंच में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच। यहाँ पे अगर फ्रेंच है तो सही हो जाएगा। इसका आंसर आप यहाँ मार सकते हैं, फ्रेंच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 आप इसे देख भी लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं PDF दूंगा तब उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चुनावी बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ये बॉन्ड धारक को ब्याज आय नहीं देते हैं। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं। आगे चलते हैं 42 की ओर। आगे सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपीलों को सुनता है। आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि सेबी, रेडीआई और PFRDA सभी को। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, सभी इसमें गलत दिए गए हैं। हम आगे चलते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन है भागीदारी नोट निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर दिया गया B, यानी कि 3 जो है आपका सही है, यानी कि सेबी द्वारा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI विदेशी निवेशकों को, बस ये आपका सही दिया गया है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि IBBI प्रमुख FSDC का सदस्य है, ये आपका सही दिया गया। आगे चलते हैं 46 की ओर। बजट 2021 के ने घोषणा की कि सोने के एक्सचेंज मार्केट का नियामक डैश होगा। आंसर हो जाएगा कौन? सेबी। आगे है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी या कंपनियां न्यूनतम 2 सदस्यों द्वारा शुरू की जा सकती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सीमित देयता भागीदारी कंपनी। आगे चलते हैं 48 की ओर। निम्नलिखित में से कितने उपकरण छोटे अवधि के ऋण उपकरणों के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा केवल 4 उपकरण, यानी कि कैश प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, प्रोमिसरी नोट्स और जमा प्रमाण पत्र। ये चारों आपके सही दिए गए, यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं। आगे चलते हैं 49 की ओर। निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं 50 की ओर। 50 है जमा प्रमाण पत्र CD के बारे में कथन आपको बताना है कौन सही है। आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा आपके सही दिए गए, यानी कि इसे इसके मूल्य पर छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, इन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। दोनों आपके सही है। 51 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी बॉन्ड की बिक्री मूल्य द्वितीयक बाजार में कम होती है तो उसका बॉन्ड यील्ड डैश होगा। आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है दोनों इसमें सत्य दिए गए, यानी कि RBI लोन टू वैल्यू अनुपात को 80% से 40% तक कम करता है, जो यह मुद्रास्फीति से निपटने में मदद कर सकता है। पहला आपका सही दिया गया है। दूसरा है यदि सरकार RBI से बड़ी राशि उधार लेती है तो यह अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ा सकती है, यह आपका सही है। 53 यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां बेची हैं, निम्नलिखित में से कौन से RBI के इस निर्णय के पीछे की मुख्य प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? आंसर हो जाएगा 3, यानी कि RBI तंग मौद्रिक नीति अपनाना चाहता है। आगे चलते हैं आपका 54। कोरोना महामारी में मांग को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया था? आंसर हो जाएगा रेपो दर को घटाया गया और कैश रिजर्व रेशियो को घटाया गया। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 2-3 आपका सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्राथमिकताओं क्षेत्र में के तहत ऋण PSL मानदंडों के बारे में सही कथन खोजें। तो इसमें कोई भी सही नहीं दिया गया है। एक सेकंड, 55 और 2 इज़ रॉन्ग, 3 इज़ रॉन्ग। चलिए उसमें कोई सही नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 56 की ओर। 56 है मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी बयान सही नहीं। आगे चलते हैं 57 की ओर। यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में एक संतुलित सख्त रुख अपनाता है तो इसका क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को बढ़ा सकता है। आपके यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। डैश भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियां में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा डिपॉजिट यानी कि जमा। डिपॉजिट यानी कि जमा। आगे 59 नंबर क्वेश्चन। यदि आप अपने बैंक में मांग जमा रखते हैं, 1 लाख नकद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव क्या पड़ेगा? आंसर हो जाएगा इसे अपरिवर्तित छोड़ देना, टू लीव इट अनचेंज्ड। आपका डी हो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 की ओर। 60 है मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आंसर हो जाएगा कोई भी सही नहीं। आगे चलते हैं 61 की ओर। 61 है कैश रिजर्व रेशियो निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि NDTL का वह हिस्सा जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में रखना होता है। आगे चलते हैं 62 है आपका SLR के बारे में सही कथन को खोजें। आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा सही है, यानी कि SLR स्वयं बैंकों द्वारा बनाए रखा जाता है और SLR अर्थव्यवस्था में अधिक धन डालने में बैंकों के लाभ का नियंत्रण करता है। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंक कम करता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अपने उधारी दरों को कम कर सकते हैं। सी आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 64 है आपका, भारत सरकार के बॉन्ड की पैदावार पर निम्नलिखित से किसका प्रभाव होता है? 64, तो इसका आंसर हो जाएगा दिया गया है डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य और महंगाई और अल्पकालिक ब्याज दर, यानी यहाँ पे आपके इसके सारे आंसर जो है आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 65 की ओर। ओपन मार्केट ऑपरेशन का संदर्भ क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी? आंसर हो जाएगा 1 और आपके 3, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से G-SEC की खरीद पर और केंद्रीय बैंक से सरकार द्वारा उधार लेना, दोनों आपके सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का भाग्य है? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि बैंक दर और मुक्त बाजार परिचालन। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र उधार के लिए ऋण डैश को दिया जाना माना जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम और कमजोर वर्ग। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 69, नीचे में से कौन सा चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण का साधन नहीं है? आंसर हो जाएगा नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आपका डी आंसर सही दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर संकेत करती है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक एक सख्त मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। आपका डी आंसर सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना कौन सा इसमें सही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कथन एक गलत है किंतु 2 सही है। इसमें 2 वाला सही है, देख लीजिए इसे, ये सही है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के तहत इन्विट्स के रिन्यू के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्त अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा आपका सही है, यानी कि यह उस फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है। दूसरा है यह फर्म के आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद करता है। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, दिवाला और शोधन अक्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा सही है? इसमें दिए गए हैं सारे, यानी कि शोधन अक्षमता उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, भले ही उनके पास संपत्ति हो। दूसरा, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें देनदार की संपत्ति को लेनदार के लाभ के लिए नष्ट या पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा है, शोधन अक्षमता एक प्रारंभिक अवस्था है जबकि दिवाला अंतिम निष्कर्ष है। चौथा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर कराने का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की दबाव मुक्त परिसंपत्तियों को जो सह ऋण उद्यम के अंतर्गत तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के आधारणीय संरचना पद्धति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह वित्तीय संकट का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है। इसको अच्छे से मार्क करके पढ़िएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 है, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में निर्देश दिए गए भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को पालन करना है। आंसर हो जाएगा केवल एक सही है,
यानी कि ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित सभी आंकड़े भारतीय सीमा के भीतर संग्रहित किए गए। ये आपका सही है। 77 है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। आपके यहाँ पे डी आंसर सही दिया गया है। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में आने वाले व्यापारी छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेन देन पर लगाया जाने वाला शुल्क है। 79, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय राष्ट्रीय, इसमें पूछा गया कौन सा सही है? आंसर हो दोनों इसमें सत्य है। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के बारे में बताया गया है, देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सहायता करता है। आपका सही है। और NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपये प्रारंभ किया, ये भी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन। एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। आपके पहला आंसर सही दिया गया। 82 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा आपके सत्य है। क्या है? तो बिटकॉइन के पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। तीसरा है आपका ऑनलाइन खरीदारी में दोनों तरफ से ही किसी की तरफ पहचाने जाने बिना लेन देन किया जा सकता है। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या सही है? इसमें दोनों ही सत्य है, यानी कि US डॉलर दिया गया है इसमें। अच्छा हाँ, US डॉलर या WIFT यानी कि स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा से भुगतान करना संभव है। सही है। दूसरा है डिजिटल मुद्रा के भीतर प्रोग्राम किए गए प्रतिबंध, जैसे कि इसके उपयोग में समय सीमा के साथ इसे वितरित किया जा सकता है। दोनों आपके सत्य दिए गए हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा इसमें सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पे, 1 और 2। यहाँ पे आपका 1 और 2 सत्य है, यानी कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकित निरूपण को सुरक्षित बनाते हैं। सही है। और वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान होते हैं। दोनों आपके सत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करना है। आपको बताना है इसमें कि भारत में आप बताना है इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल हैं। आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, यानी कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंक के पास समय जमा। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 86 दिया गया है। यदि RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? आंसर हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 है। सही कथन का आपको पता लगाना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा आपके सत्य दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि यदि रुपया तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलर बेचने की संभावना है। सही है। तीसरा, यदि अमेरिका का यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती है तो इसके RBI को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 88 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन का पता लगाएं। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि घटा हुआ मुद्रा संचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मदद करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि यह RBI की मानक यानी कि बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ये आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा आपका RBI है। 91 क्वेश्चन देख लीजिए। बताना है उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि कोविड महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। सही है। और आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपयोग से प्रतिकार करने के समर्थ हैं। दोनों आपके सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है।
तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसमें दिया गया है बी आपका सही है, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात कम कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति होगी क्या? आंसर हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। 94 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों को अपने पास मौजूद नकदी और कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। इसे अनुपात को डैश के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR। बी आपका सही दिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा सही है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। कथन जो पहला आपका सत्य है, यानी कि भारत में केंद्र सरकार 5 वर्षों में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। 96 दिया गया है, शुद्ध ब्याज मार्जिन का शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बैंक की उधार दर और जमा दर के बीच का अंतर। 97 नंबर क्वेश्चन है, तरलता ओवरहैंग समस्या तब होती है जब, आंसर हो जाएगा धन की आपूर्ति धन की मांग से अधिक हो जाती है। क्या है? तो धन की आपूर्ति धन की मांग से अधिक हो जाती है। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है वृद्धिशील CRR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें दिया गया कितने कथन सत्य हैं? इसमें ओनली वन ऑफ दीज, यानी कि इसमें एक सही है, वो आपका क्या है? तो ये वाला दूसरा नंबर, यानी कि बैंकों को 2023 में ICRR को स्थायी आधार पर रखना आवश्यक है, ये सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान मुद्रा की एक इकाई के एक व्यक्ति स्थान से दूसरे व्यक्ति स्थान में जाने की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धन का संचालन वेग, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि को भेजी जाती है? आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि आदिव जमा से जमा। यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आदिव जमा से जमा, ठीक है। चलिए, हम लोग ने टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक है। अब आज के आने वाला जो भी वीडियो होगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखिए इसका PDF मेरे पास इतना ही है, ठीक है। जैसे अगर PDF आ जाएगा तो मैं आपको करा दूंगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगभग आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक था वो सब कंप्लीट हो गया, मेन चैप्टर्स हो गए हैं, मेन पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो आपको कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो अब अवेलेबल है आप उससे रिविज़न कीजिए, ठीक है। अल्लाह, मैं आपको बता दूं कि लास्ट समय अब आ चुका है, आपके पास मुश्किल सब 10 दिन मान के चलिए, भले 11-12 दिन है लेकिन नहीं, आप 10 दिन मान के चलिए, क्योंकि आप उसमें थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है तो उस चीज़ को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो आप इसको मान चलिए आपके पास 10 दिन है और आप अब कोई भी सेट प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, कोई भी मॉक टेस्ट आप नहीं लगाएंगे। आपके पास करना ये है, आपके पास जो भी साधन है संसाधन है जो भी है, आप उसको बस रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स का आपने आपको पढ़ा है, उस बुक को लेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, आपने टिक किया होगा उसमें, आपने स्टार मार्क किया होगा, हाँ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी चीज़ को देखेंगे बार बार। आपने अलग से कुछ नोट्स बनाया होगा, आपने कुछ अलग से पेज में कुछ लिखा होगा तो आप उसे पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे लास्ट टाइम में, आप क्या करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को देखेंगे, आप उसे क्या करेंगे एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री फिर से फिनिश, घटना चक्र लेंगे उसका मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर को फिनिश, ज्योग्राफी क्या करेंगे भारतीय और आपको इंडियन दोनों देख लेना है वो फिनिश, ऐसे करना है आपको। साइंस में क्या करना है, साइंस में तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या करना है बायोलॉजी सेक्शन को घटना चक्र से देख लेना है, या अगर आपके पास लूसेंट है या क्राउन है आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपके पास अगर कोई NCERT का बुक है जो मैंने आपको बताया था अरिहंत वाला, आप उससे भी देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको ये करना है, बस अब रिवीजन पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। मैं तो डेली एक वीडियो ही आपको दे पाऊँगा, अपलोड कर पाऊँगा, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम लोग ने प्रखर बैच स्टार्ट किया था आज से कुछ महीने पहले, आज हम लोग ने उसका पूरा वीडियो को देख लिया, लगभग 1 से 2 और वीडियो बचा है, तो मैं उससे आपको जल्द से जल्द करा दूँगा, यानी कि डेली एक वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। रही बात अब आगे क्या होगा, तो आगे जैसे ही अच्छा कोई कंटेंट आता है तो मैं तुरंत अपलोड करूँगा ताकि आपको इससे एग्जाम में लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके PDF को। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए या PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, यूट्यूब पे ही किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा अगर मेरे पास होगा तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।